नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशाग्र आईएएस चैनल पर हैं। आज हमारी वीडियो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर है, जिनके ऊपर हम देखेंगे कि उन्होंने जो सामाजिक काम किए हैं, जो उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अपने योगदान और भूमिका निभाई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने शांति निकेतन और विश्व भारती संस्थान स्थापित किए हैं, प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने के लिए उन्होंने शांति निकेतन या विश्व भारती संस्थान की स्थापना की। उसमें उन्होंने अपना इतना योगदान दिया था कि अपने नोबेल पुरस्कार की पूंजी उसमें लगा दी, अपनी जितनी कमाई उनकी पूंजी थी वो लगा दी, अपनी पत्नी के जो गहने थे उनकी पत्नी ने स्वयं उनके कहने पर वो गहने गिरवी रखे वो लगाई गई। इवन महात्मा गांधी ने भी अपने फॉलोअर से कहा था, जो बहुत समृद्ध था, कि इनको 50,000 रुपये का चेक दे दो जमाने में। इतनी कड़ी मेहनत से और इतना डोनेशन दे के उन्होंने विश्व भारती संस्थान बनाया है, जिसमें प्राचीन भारतीय की शिक्षा आपकी दी जाती थी। उनका ये मानना था कि देखिए, यदि प्राचीन शास्त्र बचेगा तो भारत का कल्चर भी बचा रहेगा। और वो इंस्टीट्यूट से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं, फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे, इंदिरा गांधी वगैरह, हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको एक तस्वीर आप बगल में देख रहे होंगे, वो यंग रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। ऐसी हम 2-4 और आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें वो बड़े बड़ी महान हस्तियों से मिलते हैं, आपको दिखेंगे। फिर उनका हम जीवन परिचय और उनकी जो सामाजिक और राजनीतिक भूमिका रही है समाज सुधार के क्षेत्र में या साहित्य और कला के क्षेत्र में जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, उसकी हम आपके बीच में यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये यंग रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये आपको पहचान में नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आपने दाढ़ी वाला भेष ही उनका देखा होगा। ये यंग रविन्द्रनाथ टैगोर साहब है। जब ये लंदन में लॉ पढ़ने गए थे, उस जमाने की ये इनकी तस्वीर है अपनी। अगली तस्वीर आपको हम यहाँ दिखाते हैं। ये तस्वीर में भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। ये भी देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और ये उनकी पत्नी जो है मृणालिनी देवी है। मृणालिनी देवी हैं, ठीक है। और इनकी पत्नी की डेथ 1901 में या 2 के बीच में हो गई थी। उस ज़माने में प्लेग फैला हुआ था बहुत, तो उसमें इनकी पत्नी की डेथ हो गई, इनके पिताजी की भी डेथ हो गई। तो इन्होंने ये भी बहुत सारी चीज़ें देखी अपने जीवन में जल्दी जल्दी। तो ये इनकी पत्नी के साथ इनकी फ़ोटो है। नेक्स्ट फ़ोटो आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर बैठे हैं, आप देख रहे होंगे। ये महात्मा गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम आज गांधी जी कहते हैं, उन्होंने ही गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहा था, इसीलिए उनके नाम के आगे फिर क्या हो गया, महात्मा शब्द लग गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ये हैं। इनको रिसीव करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको यहाँ दिख रहे होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको रिसीव कर रहे हैं। अब ये एक तस्वीर आपको हमने दिखाई है। इस तस्वीर में ये एक शांति निकेतन है और नोबेल पुरस्कार की धनराशि भी जो है इन्होंने शांति निकेतन बनाने में लगा दी थी। और आप देखते हैं उसके बाद इन्होंने विश्व भारती स्कूल इन शांति निकेतन में बनाया था, पहाड़ियों के बीच में, बहुत सारे वृक्षों के बीच में, बहुत दूर कलकत्ता से इन्होंने बनाया था। और इस संस्थान का बनाने का उद्देश्य इनका यही था कि प्राचीन भारतीय जो ज्ञान है वो बचा रहे, और वो बचा रहेगा तो भारतीय संस्कृति बची रहेगी। इनका ये मत था कि देखिए, देश हमारा गरीब है, उससे निकलने में हमको टाइम लगेगा, लेकिन हम ज्ञान से कभी पिछड़े ना हो जाएं। यदि हमारे पास नॉलेज नहीं रहेगी, यदि हम अज्ञानी हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे, तो कोई भी हमारे पर रूल करता रहे। हम सांस्कृतिक और ज्ञान की दृष्टि से यदि समृद्ध बने रहे तो एक दिन हम जाके विकसित देश या धनी देश भी बन सकते हैं। तो यहाँ से जो बड़ी बड़ी व्यक्तित्व पढ़ के निकले हैं, अमर्त्य सेन निकले हैं, इनको भी जाके आगे नोबेल पुरस्कार मिला था। सत्यजीत रे बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर थे। इंदिरा गांधी भी यहीं से जो है यहाँ पढ़ी हुई थी, और भी ऐसे बहुत सारे लोग इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकले हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जो शांति निकेतन में ही बैठे हैं, ठीक है। और 16 साल की उम्र में टैगोर साहब पेंटिंग बनाना पसंद करने लगे थे। ये चित्रकार भी थे।
इसके अलावा आप जानते हैं कि साहित्यकार ही तो थे, लिटरेचर लिखते थे, कवि थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें में थे और बहुत कम लोगों को पता है इनको कलर ब्लाइंडनेस था। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि हरे और लाल रंग काला दिखना, हरा और लाल रंग काला दिखना, उसको हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। आपके फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जकरबर्ग, वो भी कलर ब्लाइंडनेस के शिकार हैं। न्यूटन भी जो है आपके कलर ब्लाइंडनेस के शिकार थे, या जो आप कह सकते हैं कि ये एक बीमारी है एक प्रकार की, कि लाल और हरे रंग में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस के लोग कभी भी रेलवे में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो हरे और लाल का ही सब कुछ खेल है, ठीक है ना। तो ये कलर ब्लाइंडनेस भी इनको था। चलिए, ये एक तस्वीर है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, एक अर्जेंटीना की राइटर हैं, इन्होंने वैश्विक भ्रमण भी किया था। तो 1924 की ये तस्वीर है जिसमें अर्जेंटीना की राइटर विक्टोरिया ओकम्पो के साथ आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी दिख रहे होंगे यहाँ पर। वैश्विक टूर पर निकले थे। अगली तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है W.V. यीट्स। W.V. यीट्स हैं और इन्होंने जो इनकी बुक है गीतांजलि, जिसके लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। गीतांजलि का जो प्रीफेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुकों के बाहर आपने देखा होगा कि प्रीफेस लिखा रहता है, प्रस्तावना टाइप की जिसे हम बोलते हैं, वो आपकी लिखी थी किसने? W.V. यीट्स ने, ठीक है। तो ये भी 20वीं सदी के एक बहुत बड़े जो है पोएट आपके हुए। चलिए, अब हम रविंद्रनाथ टैगोर के थोड़ा सा उनके करियर में उनका जन्म वगैरह देख लेते हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ है और कैसे इन्होंने फिर अपने राइटिंग के क्षेत्र में और समाज सुधार के क्षेत्र में और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। अब आप देखिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को हुआ है। 7 मई 1861 को हुआ है। जब वीडियो आपके पास आएगा कल तो 8 मई हो चुकी होगी, लेकिन जब ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो 7 तारीख को हो रहा है। तो 7 मई 1861 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माँ का नाम शारदा देवी था। स्कूली शिक्षा इनके सेंट जेवियर स्कूल में पूरी करने के बाद बैरिस्टर बनने के सपने के साथ 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन में एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, लॉ की डिग्री ली और 1880 में बिना डिग्री लिए भारत लौट आए। वहाँ से उन्होंने क्या है पढ़ाई तो की, लेकिन डिग्री वहाँ से नहीं ली। रविंद्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचे स्थान पर रखते थे, याद रख लीजिए। वो ह्यूमैनिटी को नेशनलिज्म से ऊपर रखते थे। गुरुदेव ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। टैगोर गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वे उनसे राष्ट्रीयता, देशभक्ति, सांस्कृतिक विचारों की अदला बदली, तर्क शक्ति जैसे विषयों पर अलग राय रखते थे। हर विषय में टैगोर का दृष्टिकोण परंपरावादी कम और तर्क संगत ज़्यादा हुआ करता था, जिसका संबंध विश्व कल्याण से होता था। टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान आपके की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखें, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर को, इनको ठाकुर भी कहते थे और टैगोर भी कहते थे, कंफ्यूज मत हुइए, को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। इनका एक उपनाम गुरुदेव था। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कलकत्ता में अंतिम सांस ली। गुरुदेव बहुआयामी प्रतिभा वाले शख्सियत थे। वे कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार थे। विश्वविख्यात महाकवि काव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्होंने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वे अकेले भारतीय हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बारे में। उन्होंने न सिर्फ देखिए, उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए भी राष्ट्रगान लिखा। स्वामी विवेकानंद के बाद वह दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद जी ने कब किया था? 1893 में धर्म संसद को क्या है संबोधित किया था। विवेकानंद के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व धर्म संसद को 2 बार संबोधित किया। क्वेश्चन आ सकता है, उन्होंने 2 बार
जो है धर्म संसद को, विश्व धर्म संसद को आपकी क्या किया है, संबोधन वहां पर दिया है। प्रोस्टेट कैंसर के कारण 7 अगस्त 1941 को उनका निधन हुआ था। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर, आप देखिए कैंसर तो आप समझ गए होंगे क्या होता है। प्रोस्टेट एक बायोलॉजिकल टर्म है। प्रोस्टेट हमारे एक बॉडी का पार्ट है जो एक झिल्ली प्रकार की होती है, जो उसमें यदि कंकड़ पत्थर आ जाए या वो खराब हो जाए और वो ठीक ना हो, बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, बाथरूम करने में जब तकलीफ होती है तो आपका लगभग आप समझ लीजिए कि प्रोस्टेट खराब है, और वहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर उनको हो गया था, जिसके कारण उनकी 7 अगस्त 1941 को निधन हुआ। टैगोर का लोगों के बीच इतना ज़्यादा सम्मान था कि लोग उनकी मौत के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। आप समझ सकते हैं, इतनी बड़ी शख्सियत थे कि लोग उनकी मौत के बारे में सुनना पसंद नहीं कर रहे थे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितने महान व्यक्ति वो रहे हैं। नोबेल पुरस्कार और अन्य सम्मानों के हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और पहले गैर यूरोपीय थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार गुरुदेव ने सीधे स्वीकार नहीं किया, उनकी ओर से ब्रिटेन के एक राजदूत ने पुरस्कार लिया था और फिर उनको दिया था। यदि कभी पूछ लिया जाए क्या वो डायरेक्ट लेने गए थे, तो नहीं, उनकी तरफ से एक ब्रिटेन के राजदूत ने एक्सेप्ट किया था। उनको ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि से भी नवाजा था, जिसे उन्होंने 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड के बाद लौटा दिया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उनको सर की उपाधि वापस लेने के लिए मनाया था, मगर वह राजी नहीं हुए। जलियांवाला बाग का जो विभत्स हत्याकांड आप कह सकते हुआ था, उस दौरान उन्होंने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और इसके संबंध में आपको हम बता देते हैं। उनका जो नोबेल पुरस्कार है वो चोरी कर लिया था किसी ने। आप समझ सकते हैं कि चोर उस जमाने में भी सक्रिय थे और वो किसी को नहीं छोड़ते थे। उनका नोबेल पुरस्कार चोरी कर लिया गया था। ये आपकी तस्वीर देख रहे होंगे, नोबेल पुरस्कार पर अल्फ्रेड नोबेल की है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, और उन्हीं की स्मृति में जो है क्या है, आपके नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 2004 में टैगोर्स नोबेल प्राइज मेडल वॉज स्टोलन, किसी ने चुरा लिया। इन अ थेफ्ट एट शांति निकेतन, द स्वीडिश अकेडमी मे गिव हिम द अवार्ड अगेन इन द फॉर्म ऑफ 2 रिप्लिकास एज गोल्ड एंड सिल्वर। 2004 में नोबेल पुरस्कार शांति निकेतन से चोरी किया गया, तब स्वीडिश अकेडमी ने इनको फिर से 2 पत्र दिए इस तरीके के, जैसे आपको दिख रहा है, और एक गोल्ड का दिया और एक सिल्वर का दिया। ठीक है, उनको फिर से दे दिया, चूंकि ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बात थी, तो फिर से शांतिनगर में रखा गया, शांति निकेतन में। सॉरी, इनके हम साहित्य के योगदान की भी बात कर लेते हैं कि साहित्य में क्या योगदान दिया। आप देखें कि टैगोर ने बांग्ला साहित्य में नए गद्य और छंद तथा लोक भाषा के उपयोग की शुरुआत की। इस प्रकार शास्त्रीय संस्कृत पर आधारित पारंपरिक प्रारूपों से उसे मुक्ति दिलाई। भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1880 के दशक में कविताओं की अनेक पुस्तकें प्रकाशित की तथा मानसी, जिसमें सबसे ज़्यादा इनकी फेमस है 1890 की मानसी, 1890 की रचना की। टैगोर की कविताओं की पांडुलिपि को सबसे पहले विलियम रॉथेनस्टाइन ने पढ़ा था और वे इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने अंग्रेजी कवि यीट्स से संपर्क किया। ये वही यीट्स है जिन्होंने गीतांजलि का प्रीफेस लिखा था, प्रस्तावना लिखी थी, और पश्चिमी जगत के लेखकों, कवियों, चित्रकारों और चिंतकों से टैगोर का परिचय कराया। उन्होंने ही इंडियन सोसाइटी से इसके प्रकाशन की व्यवस्था की। शुरू में 750 प्रतियां छापी गईं, जिनमें से सिर्फ 250 प्रतियां हैं बिक्री के लिए थी। बाद में मार्च 1913 में मैकमिलन एंड कंपनी लंदन ने इसे प्रकाशित किया और 13 नवंबर 1913 को नोबेल पुरस्कार की घोषणा से पहले इनके 10 संस्करण छापने पड़े। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनकी साहित्य में इन्होंने क्या योगदान दिया। बांग्ला भाषा में ही इन्होंने ज़्यादातर चीज़ों को लिखा। मानसीन के 1890 में फेमस रही, और उसके बाद रॉथेनस्टाइन ने इनको पढ़ा और यीट्स से संपर्क किया, और जो विश्व के दुनिया के जो और बड़े लेखक, कवि, चित्रकार थे, उनसे इनका परिचय कराया। और उसके बाद मैकमिलन एंड कंपनी लंदन ने इनको प्रकाशित किया, और उसके बाद मार्च 1913 में आप इनको देखते हैं नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिल जाता है। ये
रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की और यह तस्वीर उनकी जब कब की है 1929 की है, शांति निकेतन की उनकी जब इन्होंने स्थापना की। अब आप देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर में आपको अल्बर्ट आइंस्टीन दिख रहे होंगे। आइंस्टीन से भी वो मिले हैं, उनसे भी उनकी चर्चा धर्म पर हुई है, विज्ञान पर हुई है। इस तरीके की नोट ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी पर उन्होंने उस जमाने में आइंस्टीन से चर्चा की थी। आइंस्टीन आप समझते हैं, साइंस के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं कि उन्होंने ही न्यूक्लियर बॉम्ब की खोज =mc² का फॉर्मूला दिया था, रिलेटिविटी का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं। वो आपके इटली के मशहूर व्यक्ति जो थे मुसोलिनी से भी मिले थे। 1926 में टैगोर इटली गए और वहाँ वो मुसोलिनी से रोम में मिले, और एज ही डिडंट हैव एनीथिंग नेगेटिव टू से ऑन द मीटिंग, हिज रेपुटेशन फेल इन सम सर्कल्स, ही वाज आउटस्पोकन इन हिज पॉलिटिकल व्यूज एंड दिस एक्ट एक्चुअली वरीड सम कंट्रीज। क्योंकि मुसोलिनी को एक डिक्टेटर माना जाता, तानाशाह माना जाता है, और उन्होंने मुसोलिनी के बारे में कुछ भी नकारात्मक बात नहीं की, इसीलिए बाकी लोगों को थोड़ा सा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने मुसोलिनी के बारे में कोई नेगेटिव बात क्यों नहीं कही। ठीक है, अब आप किसी से मिल रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उससे मिलने के बाद हम थोड़ा ना बोल देंगे हम जिससे मिले वो व्यक्ति खराब था, अच्छा नहीं है, बुरा है। तो ये थॉट उन्होंने नहीं दिया, थोड़ा सा शॉकिंग लगा बाकी लोगों को, लेकिन आप देख सकते हैं कि मुसोलिनी भी उनसे मिले। अब शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया वो आप देखें। 1901 से 1941 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई, गुरुदेव ने शिक्षा संबंधित अद्भुत रचनाएं लिखी। टैगोर ने रूसो, एक दार्शनिक थे आपके, स्पेंसर्स के समान शिक्षा पर कोई विशेष पुस्तक नहीं लिखी थी, लेकिन उनके लेखों, साहित्यिक रचना और व्याख्यानों से इनकी शिक्षा के संबंध में हमें जो विचार मिले, उन्हीं पर आधारित हम उनके शिक्षा का दर्शन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखें इनकी सबसे अधिक ख्याति साहित्य के क्षेत्र में भारत का आप देखें जनगण मन, बांग्लादेश का आमार सोनार बंगला, श्रीलंका माता, तीनों देशों का राष्ट्रगान उन्हीं की रचना। बहुत कम लोगों को पता है कि श्रीलंका का भी जो राष्ट्रगान है वो श्रीलंका माता भी इन्होंने ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को इंडिया और बांग्लादेश का तो मालूम है कि आमार सोनार बंगला और जनगण मन इन्होंने लिखा था। और जनगण मन आप जानते हैं कि 1911 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले ये गाया गया था, और जब इन्होंने गाया तो सभी लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। यही कारण है कि आज भी जब नेशनल एंथम बजता है तो उसके सम्मान में पूरा सम्मान हम लोग उसको देते हैं। चलिए, भारत में समाज सुधार, राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्रवाद की भावना के विकास के लिए उन्होंने जो कार्य किए, उनके लिए इन्हें युगों युगों तक याद रखा जाएगा। गुरुदेव ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बहुत कार्य किए हैं। उनकी हम कुछ और रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार वाली तो है ही। उनकी रचनाओं में शिक्षा हेरफेर 1892 में के बाद विश्वविद्यालय 1911, धर्म शिक्षा, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा, हाई स्कूल, विश्व भारती, श्री निकेतन, आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा सार, कथा 1930, माई एजुकेशन मिशन 1931, टू दी स्टूडेंट्स 1935, शिक्षा और संस्कृति 1935, गुरुकुल कांगड़ी 1941 उनकी ये मुख्य रचनाओं में से मानी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखें, गुरुदेव ने बांग्ला साहित्य के जरिए भारतीय संस्कृति में चेतना जगाई। वे एकमात्र कवि थे जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बंगला। ईश्वर और इंसान के बीच मौजूद आदि संबंध उनकी रचनाओं में विभिन्न रूप से उभर कर आता है। साहित्य कि शायद ही ऐसी कोई विधा है जिनमें उनकी रचना ना हो। गान, कविता, उपन्यास, कथा, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला, सभी विधाओं में उनकी रचनाएं विश्वविख्यात है। उनकी रचनाओं में गीतांजलि, गीताली, गीतमाल्या, कथाओं कहानी, शिशु भोलोनाथ, कणिका, क्षणिका, खेया आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कई किताबों का अनुवाद अंग्रेजी में किया। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी रचनाएं पूरी दुनिया में फैली और मशहूर हो गई हैं। गुरुदेव ने 1901 में सियालदह छोड़कर शांति निकेतन आ गए। प्रकृति की गोद में पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर ने यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। शांति निकेतन टैगोर ने अपनी कई साहित्यिक कृतियां लिखी थी और यहाँ मौजूद उनका एक
उनका घर ऐतिहासिक महत्व का है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृत का अभिन्न हिस्सा है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी ज़्यादातर रचना तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के कई रंग पेश करता है। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत यह आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई हो। 1892 में उन्होंने शिक्षा हेरफेर की रचना की, जिसमें शिक्षा पद्धति के दोषों को इंगित किया और मूलभूत सुधार हेतु सुझाव भी दिए। 19वीं शताब्दी के अंत तक गुरुदेव की अनेक साहित्यिक रचना और शिक्षा संबंधी लेख प्रकाशित हुए। 1901 में उन्होंने अपनी शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से बोलपुर के निकट स्थापित शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की, जिसमें आजीवन उन्होंने शांति निकेतन का विकास और साहित्यिक साधना किए। 1906 में उन्होंने शिक्षा की समस्या विषय पर एक संबोधन में स्कूलों को शिक्षा की फैक्ट्री का दर्जा देते हुए कहा कि फैक्ट्रियों में किताबी ज्ञान और तोता प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता है, जबकि व्यवहारिक और रचनात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। शिशिर कुमार घोष जो एक राष्ट्रीय आंदोलन या क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि गुरुदेव एक घटना सुनाया करते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की अजब झूठी शान है, जो इलाहाबाद के एक मेधावी छात्र ने नदी की परिभाषा तो बता दी, लेकिन नदी का नाम गंगा नहीं बता सका, जबकि गंगा का यमुना नदी से संगम इलाहाबाद में ही होता है। तो ये शिक्षा पर उन्होंने जो है अपने विचार रखे थे। गुरुदेव ने अपने समय की अंग्रेजी माध्यम से चलने वाली शिक्षा को अव्यावहारिक बताते हुए मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर आपका बल दिया। तो ये उनका शिक्षा के क्षेत्र में योगदान था और साहित्य के क्षेत्र में योगदान था, संगीत के क्षेत्र में योगदान था। वैश्विक भ्रमण पर दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल लोगों से, प्रभावशाली लोगों से मिले। बंग भंग आंदोलन 1905 में भी उनका विशेष योगदान रहा। आप देखते हैं जलियांवाला कांड के दौरान उन्होंने अपने सर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, लोगों को अवेयर वो लगातार अपने साहित्य के माध्यम से करते रहे। आधुनिक शिक्षा को उन्होंने अंग्रेजी माध्यम को अनुचित बताया, देसी भाषा में या मातृभाषा में ही शिक्षा को उचित बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक फैक्ट्रियाँ ना बन जाए बच्चों के लिए, कि उन्हें तोता पद्धति या रटाने की पद्धति सिखाई जाए, व्यवहारिक ज्ञान देने की बात की जाए। तो ये आपने देखा कि उनका एक योगदान भारतीय समाज में रहा है और उनके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम किसी अगले टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।